स्प्रिंग बोला है कि सरल लोलक, शायद सरल लोलक बोला, सिंपल पेंडुलम। यहाँ देखो मैं फिगर बनाऊं, सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग वाला दोनों का ग्राफ में बनाया था। देखो नोट्स उठा के देखो, झूला वाला बात बताया था पूरा, वही तो है। देखो क्वेश्चन का मतलब समझ लो, कोई सिंपल पेंडुलम है, वो ऑक्सीलेट कर रहा है, मतलब माध्य स्थिति इधर उधर गति कर रहा है, ठीक है, झूले टाइप का बना दिया है। अब इसकी कुल ऊर्जा कितनी है? 1 जूल, टोटल एनर्जी 1 जूल। और जिस स्प्रिंग से ये घूम रहा है, जिस स्प्रिंग से बंधा हुआ है, उस स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा का फार्मूला ये दिया है। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में फार्मूला नहीं देता है, क्वेश्चन में फार्मूला भी नहीं देगा, आपको पता होना चाहिए। bx बराबर हाफ kx स्क्वायर आपको दे दिया, ये आपके ऊपर रहम कर रहा है, ठीक। फिर इसके बाद कह रहा है स्प्रिंग का बल नियतांक 0.5 है, इसका फोर्स कांस्टेंट ये हो गया। तो बताओ जो हम डाटा दिए हैं, ये और ये, इस डाटा के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट या पिंड या बॉडी का मीन पोजीशन मतलब माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन है यहाँ पर और यहाँ पर, वो या तो क्या होगा +2, इधर क्या ले लो +2 और इधर क्या ले लो -2, यही होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं? आ गया ना? ये जो भी ऑक्सीलेट कर रहा है उसकी कुल एनर्जी में दे दिया हूं, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या दे दिया हूं, फार्मूला हाफ kx स्क्वायर। ये तो जानते हो, जैसे जैसे क्या होता है x की वैल्यू बढ़ती वैसे वैसे स्थिति जो दिया पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली, बताया था ना? नहीं आता है? बताया था। जब गोला आता है नीचे आता है तो उसका वेग बढ़ता जाता है, वेलोसिटी बढ़ता जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है 0। फिर इधर बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगता है, काइनेटिक एनर्जी कम होने लगता है, फिर कम होते होते यहाँ पे क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है। अब समझ आ गया? बोलो अब ये बताओ काइनेटिक एनर्जी कहाँ 0 होता है? यहाँ माध्य पे नहीं, काइनेटिक एनर्जी माध्य मेन पोजीशन पे नहीं हो रहा है, यहाँ ए पर हो रहा है या तो बी पर हो रहा है। यहाँ पर देखो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर के क्या है 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्स। यहाँ पर के क्या है मैक्स, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पूरा ग्राफ बना के अच्छे से बताया था ना, दोनों का ग्राफ वगैरह जो ऐसे बना था वो अच्छे में, एक बार स्प्रिंग का एक बार सरल लोलक का दोनों बना था। तो चलिए कोई बात नहीं। अब देखो हमें डाटा पता चल गया। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्प्रिंग जो बल लगाता है वो कैसा बल होता है, कंजर्वेटिव, संरक्षित बल होता है। स्प्रिंग का जो बल होता है कंजर्वेटिव, बताया था गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव था, स्प्रिंग का बल भी क्या था कंजर्वेटिव था, तभी तो दोनों का ग्राफ सेम बना था। तो यहाँ पे क्या करोगे, नहीं समझ आ रहा है बात, समझ आ रहा है नहीं? क्या कर रहा हूँ, सोल्यूशन में आप लिखोगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। नहीं समझना? ए पर कुल ऊर्जा जो है वो ए पर गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। परंतु दिया है क्वेश्चन में कुल ऊर्जा कितना दे दिया 1 जूल, यहाँ क्या रखोगे 1 रखोगे, और ए पर इसकी वैल्यू कितनी है 0 और इसकी वैल्यू क्या है हाफ kx स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई हो गया। के की वैल्यू कितना दिया है, के की वैल्यू कितना दिया है 0.5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 0.5 को क्या लिखोगे 1/5/10 यानी 1/2। ये देखो 1/2, 2 सीधे मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया। नहीं समझा? एक्स की वैल्यू निकालो, क्या आ गया √4 प्लस -2 आ गया कि नहीं, हो गया 4। नहीं समझा? बस आपको क्वेश्चन का मतलब समझना था, समझ आया नहीं? कौन सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का? क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी। चलो करो जल्दी से। तो पहला दूसरा समझाया था कल ना, ग्राफ वाला करिए। क्वेश्चन नंबर 9। बाकी 20 के सब क्वेश्चन क्या है थ्योरी, अपील में कर दे रहा हूँ। बाकी 20 के सब क्वेश्चन थ्योरी है, थ्योरी आपको एक्सप्लेन किया गया है, आप पढ़िए इसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है यानी कोई एक वस्तु है
वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी उसका त्वरण क्या है, कांस्टेंट है। त्वरण यानी उसका क्या है, नियत है। एक नियत त्वरण से एक विमीय गति कर रही है। एक विमीय मतलब सरल रेखा में ऐसे चलती चली जा रही है। अब आपको बताना है इस वस्तु पर जो पावर है, या इस वस्तु का जो पावर है वो समय के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि समय की घात क्या होगी, टाइम की पावर क्या होगा। तो देखो कैसे करोगे, P इक्वल टू एफ पी, एमसीक्यू है ना शायद, और क्या P है, P बराबर क्या होता है, एफ बी होता है। इस बार एमसीक्यू भी आएगा सर। हाँ, P बराबर क्या होता है, P बराबर एफ बी, वो P हाँ पावर हाँ बताया था, सामर्थ्य वाले में बताया था, सामर्थ्य और वेग में संबंध P बराबर एफ बी। ठीक है, अब देखो फिर F की जगह क्या रखोगे, एम ए वी, बोलो यम नियत है, वस्तु का द्रव्यमान नियत है कि नहीं, इधर देखो द्रव्यमान नियत है, यस सर। त्वरण भी नियत है, नियत है, बोलो त्वरण भी नियत है। तो क्या बचा, जब ये सब नियत हो गए, कांस्टेंट है तो के भी हो गया नहीं, क्योंकि एम कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट दिया है, मान तो बदलेगा नहीं, द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, और ए कांस्टेंट है यानी इसे क्या लिख दिए, के भी ना लिखेंगे वेयर, या जहां के बराबर क्या है, एम ए। फिर आ जाओ, वस्तु किस अवस्था से चल रही है, विरामावस्था, देखो रेस्ट से चल रही, प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0, और मान लो यहां पर इसका वेग क्या हो गया, v, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई, v, कितने टाइम बाद, t टाइम बाद। समझे बात, ये वस्तु के ऊपर एक बल लगा है, एक फोर्स लगा है, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन या नियत त्वरण से चल रहा है। और शुरू में ये क्या था, रुका था, रेस्ट में था। t समय बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, तो v बराबर क्या लिखोगे, पहले इक्वेशन से v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ 0 रखोगे कि नहीं, तो v की जगह क्या मिलेगा, ए टी, तो जो p है P इक्वल्स टू के ए टी लिखोगे, लिखोगे, v की जगह क्या रखिए, ए टी, नहीं समझा। फिर देखो a क्या है, कांस्टेंट है, तो P इक्वल्स टू के डैश टी, क्या लिखोगे, के डैश टी, जहां के डैश बराबर क्या है, के है, नहीं समझना। ये कांस्टेंट पहले से है, फिर ए भी कांस्टेंट, दोनों का गुणा होगा तो नया नंबर आएगा कि नहीं कुछ, तो वो के डैश होगा, क्या हो गया। अब बताओ, जब भी तुम क्या करते हो, अगर कांस्टेंट हटाओगे तो समानुपाती का चिन्ह लगाओगे कि नहीं, यस सर। देखो ये रहता है तो ये लिखते हो, ये है तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे, यानी जो पावर है समय की किस घात के पर डिपेंड कर रहा है, 1, किस पर डिपेंड कर रहा है, 1। कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो, सेकेंड। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ही है ना, हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, एमसीक्यू है, इसमें ऑप्शन दिया है, सेकेंड वाला क्या है, सही। नहीं समझा, बोलो। अभी सेकेंड वाले क्वेश्चन में फिर यही है, उसमें पावर कांस्टेंट किया है, सेकेंड वाले में देखो पावर कांस्टेंट है, मतलब 10 क्वेश्चन, ये कर लीजिए फिर 10 समझाते हैं, चलिए करिए। इसमें कोई कंफ्यूजन समझ में आया ना, चीजें कहाँ कैसे बदली है, समझ में आ रहा है नहीं, हाँ किसकी जगह पे, टाइम में रिलेशन बताना है कि वेग में, इसलिए अब वेलोसिटी को टाइम के फॉर्म में बदलना पड़ेगा, जिसमें कहा है उसमें बदलना पड़ेगा। जो रिलेशन है वो पावर और टाइम का है, जबकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन सुनो, हम लोग फालतू इतना बड़ा कर ले गए, यही दिमाग लगाए हुए थे, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बल अपने आप नियत हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं। तो जो यहाँ पे हमने किया कि कांस्टेंट करके यहाँ लाया हूँ, यहीं पे डायरेक्ट हम लोग को मिल जाता है क्या, के बी। ये वाला पोर्शन जो तीसरे स्टेज में आ रहा है यही लिख सकते थे, क्योंकि अगर उसका त्वरण नियत है तो एम भी नियत है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो ही जाएगा। आया नहीं, वैसे चलो कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, समझना। चलिए करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, किसी वस्तु पे, यहाँ देखो, किसी वस्तु पे कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे नियत क्या कांस्टेंट नियत है, उसका पावर
इसका पावर कांस्टेंट कर दिया। पावर कांस्टेंट करने के बाद किसमें रिलेशन पूछ रहा है? विस्थापन यस और टी में रिलेशन पूछ रहा है। बताओ, यस विस्थापन विस्थापन और समय में संबंध यही है ना? हाँ, विस्थापन विस्थापन। इसको मिला करके ऐसे समझो, क्वेश्चन ऐसे आप माइंडसेट करिए कि अगर किसी वस्तु की सामर्थ्य नियत है तो उसके विस्थापन और समय में क्या संबंध होगा। और पीछे वाले क्वेश्चन को कैसे समझोगे? यदि किसी वस्तु का त्वरण नियत है तब उसके सामर्थ्य और समय में क्या संबंध होगा। पिछला वाला क्वेश्चन 9 में सामर्थ्य त्वरण नियत था, तो पता क्या चला कि जो पावर है वो टाइम की एक पावर, यानी सामर्थ्य जो है वो समय के क्या है, प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है, ये पता चला। इसमें कहा कि पावर ही नियत है, अब पावर बदलेगा नहीं। अब बताओ नियत पावर, जैसे गाड़ी जैसे समझो, ट्रैक्टर जैसे हो गया, इन सब की पावर बदलती है क्या? सबका नियत है ना, 2 हार्स पावर 4 हार्स पावर जो भी है वो तो नियत है। और वो विस्थापन चलते हैं कि नहीं, तो उनके विस्थापन और समय में क्या संबंध होगा जब पावर क्या हो, समझना। तो चलिए स्टार्ट करो। पावर का फार्मूला P की वैल्यू क्या होता है? W अपान में T। तो ये क्या हो जाएगा? W बराबर कितना? PT ना। अब हमें जाना क्या है? एफएस में। किसमें जाना है? एफएस में। अगर मैं इस चीज को एफएस कर भी दूं, देखो हो गया, बोलो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो एफ है या एस है, पीटी अपान में क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। अच्छा, क्या फोर्स के बारे में कोई जानकारी दिया है आपको? नहीं सर, नहीं दिया है। तो क्या करोगे? मान लो P नियत है, इसे क्या कर लोगे? अगर फोर्स भी नियत होता तब तो विस्थापन समय के क्या हो जाता है? अनुक्रमानुपाती हो जाता है, एज प्रोपोर्शनलिटी हो जाता है। मगर फोर्स की कोई जानकारी नहीं है, यानी फोर्स को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसमें कन्वर्ट करोगे बताओ? फोर्स को कैसे कन्वर्ट करोगे? चाहे विस्थापन में कन्वर्ट करो, चाहे समय में कन्वर्ट करो। फाइनली एफ बराबर क्या लिख सकते हो? एम ए, बोलो, देखो एफ इक्वल्स टू PT बाई क्या हो जाएगा? एम ए ना हो जाएगा। बोलो, एम तो नियत है, एम तो नियत है, तो क्या मिलेगा? देखो P कांस्टेंट हो गया, M कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट दिया है, ये होता ही है। यस तो ये क्या हो गया? K अपान में A हो गया। अब एक्सीलरेशन को कैसे बदलोगे? ए को, हाँ भाई, अब A को बदलो। तो एक्सीलरेशन अगर हम लोग निकाले तो थर्ड इक्वेशन लगा लें, क्या होता है? v² = u² + 2as होता है कि नहीं? तभी एक समस्या होगा। क्या होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, लग रहा है डिफरेंशियल से ही करना पड़ेगा, अवकलन से होगा, इससे नहीं हो पाएगा। क्या अवकलन करना पड़ेगा सर? अवकलन से ही होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। देख लो कहीं अगर एक्सीलरेशन को बदलो, किस फॉर्म में है? अवकलन से ही कर दें, दस नहीं होने वाला है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन लगाओ तो सर ए बराबर हाँ, थर्ड लगाओ। एस इक्वल टू क्या होता है? UT + हाफ होता है कि नहीं? आप लोग तुरंत हार मान लेते हैं ना सर। अच्छा, अवकलन से पहले कर लो, पूरा ट्राई कर लो। तो क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 लेने या नहीं है, ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? हाफ a² ना। A की वैल्यू क्या आ गया? 2s अपान में T² इक्वल टू ये नहीं है, बोलो 2s अपान में T² इक्वल टू ये आ गया। चलो अब यहाँ पे रखो S इक्वल टू KT, A की जगह क्या रखोगे? अपान में T²। बोलो, ये T² कहाँ आया? ऊपर आ गया। और ये 25 नहीं है, 2s है, इसका इसे मल्टीप्लाई होगा तो 2s² इक्वल टू K T³ हो गया। फिर 2 इधर लाओ,
स्क्वायर 8 बटा 2 अपान में 2। फिर देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो नया कांस्टेंट नहीं बन जाएगा? बोलो k डैश t क्यूब। फिर कांस्टेंट हटाओगे तो क्या मिलेगा? बोलो कांस्टेंट अगर हटाओगे तो एस स्क्वायर क्या मिलेगा? एस स्क्वायर प्रोपोर्शनल कितना, और दोनों तरफ रूट ले लो, दोनों तरफ करनी लो, इधर यस हो जाएगा, या स्क्वायर इधर हटा लो। अब समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन अब लिख दिया है, देखिए आ गया कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव वाला मेथड तो है नहीं, समझ में आया कि नहीं? आप ठंडे दिमाग से क्वेश्चन का मतलब समझिए, बस क्या नियत है, कैसे कौन सा चीज नियत हो जाए, फिर से देख लो। सर जी दो कैसे? अरे भाई संख्या ही है ना, के डैश क्या है, के क्या है, कोई कांस्टेंट है तो कोई नंबर ही होगा ना, और इसमें कुछ डिवाइड करोगे तो कोई नंबर ही आएगा, तो इसे के डैश लिख दिए बस। आया नहीं? ऐसे बदलते जाओ, फिर यहाँ देख लो, फिर समझ लो। पहले स्टेटमेंट यही नहीं क्लियर था कि जाना कहाँ है, अब तो चीजें हो गई है। ठीक है, अब समझिए किसमें पावर क्या है, कांस्टेंट नियत दे दिया। नियत का मतलब समझते हो ना, बहुत इसी का कुछ नियत रहेगा तभी कंडीशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एस और टी में रिलेशन फाइंड करना है। पावर का फार्मूला में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, W इक्वल टू PT हो गया। फिर वर्क का फार्मूला क्या होता है, FS ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, PT हो गया। फिर S, क्यों S यहाँ रखा? क्योंकि S और T में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, इसलिए एक तरफ S होना चाहिए, एक तरफ T। फोर्स यहाँ लाया, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट दिया ही नहीं है, फोर्स को ma लिखा, तो मास क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए P और M, P कांस्टेंट दिया है और M कांस्टेंट होगा, तो P बाई M को क्या लिखा मैं, यहाँ लिख देना वेयर, मतलब जहां K की वैल्यू क्या है, P बाई M, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। फिर चलो, अब एक्सीलरेशन की कोई जानकारी नहीं है तो क्या लिखे, एक्सीलरेशन पहला इक्वेशन लगा, पहले थर्ड लगाया, तो थर्ड से क्या वेलोसिटी आ जा रहा है, दिक्कत कर रहा है, हमें चाहिए एस और टी में। फिर सेकेंड लगाने का, फर्स्ट लगाने का प्रयास करा था, v इक्वल टू यू प्लस टी, उसमें भी क्या जा रहा है, वेलोसिटी आ जा रहा है। जब सेकेंड लगाया तो उसमें क्या है, समय और मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन और क्या है, समय है, डिस्प्लेसमेंट। तो सेकेंड वाले इक्वेशन से मैं सॉल्व कर लिया, किससे, यहाँ पे लिखोगे इसी के सामने, बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी गति के दूसरे समीकरण से, किससे, गति के दूसरे समीकरण से, बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं स्वयं लिया, प्रारंभिक इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0, जबकि क्वेश्चन पढ़ो कहीं पे 0 नहीं दिया है, भाई नहीं देंगे तो कैसे सॉल्व होगा, है ना। फिर क्या, इसे मैं 0 रखा, ये क्या हो गया, एस इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर। फिर यहाँ से मैं ए की वैल्यू, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, बस ए चाहिए ना, ए की वैल्यू क्या आ गया, 2s अपान में टी स्क्वायर। जो ए की वैल्यू आई है यहाँ पे मैं क्या किया, पुट कर दिया, ये वैल्यू, ये टोटल वैल्यू ए का यहाँ से फिर यहाँ रखना है, समझ में। फिर क्या हो गया, इसे सॉल्व कर लिया, एस की वैल्यू आ गया, है ना। बोलो कर लो, बस टाइम हो गया।